हे फ्रेंड्स, वेलकम टू द एडू संकल्प। मैं प्रिंस महेश्वरी। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, दैट इज इंडियन पॉलिटी, द कॉन्स्टिट्यूशन। आप कोई भी एग्जाम टारगेट कर रहे हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, पॉलिटी उसमें मेजर सब्जेक्ट है और उसके क्वेश्चंस बहुत सारे और बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है जी, तो सारा डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे पॉलिटी। ठीक है जी, फ्रॉम द बेसिक टू द अमेंडमेंट सारा डिस्कशन होगी जी हमारी। ठीक है, सो जो स्टूडेंट एसएससी टारगेट कर रहे हैं, एफके टारगेट कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, रेलवे टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए ये सीरीज बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और हाँ, हमारी डिस्कशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होगी जी। जो चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो चीजें अनइंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, तो क्योंकि हमारी प्रिपरेशन बहुत एग्जाम सेंट्रिक रहती है। ठीक है, और अगर आप इस लेक्चर सीरीज को अच्छे से करो तो आई कैन बेट, ठीक है जी, आई कैन गारंटी कि आपका कोई भी पॉलिटिकल क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला। ठीक है जी, सो आप ध्यान से कीजिएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द इंडियन पॉलिटी लेक्चर फर्स्ट। पॉलिटी, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे बना भारत का संविधान, देखते हैं जी। द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज गिवन बाय एम.एन. रॉय इन 1934। संविधान बनाने का आइडिया किसने दिया जी? एम.एन. रॉय ने। कब दिया? 1934 में। एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, जो सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के फाउंडर है, 1921 में इन्होंने सीपीआई फाउंड की। जो सीपीआई के फाउंडर है एम.एन. रॉय, उन्होंने आइडिया दिया कि भारत का खुद का संविधान होना चाहिए जो भारतीयों द्वारा बनाया गया होना चाहिए। ठीक है जी, ये आइडिया था। The cabinet mission plan, which was consisted of A.V. Alexander, Patrick Lawrence, and Stafford Cripps, proposed the Constituent Assembly। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया जी। कैबिनेट मिशन प्लान was consisted of three person। इसमें तीन जने थे जी। कौन? A.V. Alexander, Patrick Lawrence, and Stafford Cripps। हाँ जी, ये क्रिप्स मिशन वाले स्टैफर्ड क्रिप्स। ठीक है जी। They proposed the Constituent Assembly for formation of the Constitution of India। इन्होंने प्रपोज की कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप की जाए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एक तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रपोज की और एक इंटरिम गवर्नमेंट। ठीक है जी, इंटरिम गवर्नमेंट प्रपोज की और इंटरिम गवर्नमेंट बनाई। ठीक है जी, और इंटरिम गवर्नमेंट के जो पहले प्राइम मिनिस्टर वो बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। राइट, so cabinet mission plan proposed the constituent assembly for formation of Indian constitution। तो यहां से शुरुआत होती है जी मेकिंग की। ठीक है, so first meeting of constituent assembly took place at central hall और constitutional hall दिल्ली। ठीक है जी, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो पहली मीटिंग है वो कहां पे होती है? सेंट्रल हॉल में, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हॉल भी बोलते हैं। कहां पे? दिल्ली में, ऑन 9 दिसंबर 1946। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करके रख लो अपने बस, स्टार मार्क करके। ठीक है जी। The objective resolution was moved by पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था वो किसने मूव किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूव किया जी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एसेंस क्या होगा? दैट वी आर द इंडिपेंडेंट, वी आर द सोवरन, हमारे ऊपर किसी दूसरी कंट्री का दबाव नहीं होगा। वी विल प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, हम सोशलिस्ट है ना, एक सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करेंगे। ठीक है जी, हम फंडामेंटल राइट्स को प्रमोट करेंगे। ठीक है जी, सभी को जस्टिस मिले, हम जस्टिस को प्रमोट करेंगे, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो। दिस इज द एसेंस, है ना। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये ऑब्जेक्टिव है। तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने मूव किया जी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूव किया। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। Sachidanand Sinha was the temporary president of Constituent Assembly as he was the senior most member। ठीक है जी, तो सचिदानंद सिन्हा को पहले टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया जी असेंबली का, बिकॉज ही वाज द सीनियर मोस्ट मेंबर, क्योंकि एज में सबसे सीनियर थे। फॉलोइंग फ्रेंच प्रैक्टिस, फ्रांस में ये फ्रांस की प्रैक्टिस है, फ्रांस में फॉलो की जाती है सीनियर मोस्ट मेंबर को पहले टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाना। ठीक है, वो कंडक्ट करवाते हैं जी इलेक्शंस, फिर हाउस अपना परमानेंट प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है और उसके बाद फर्दर सारा सिस्टम चलता है। ठीक है, सो सचिदानंद सिन्हा वाज द टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, राइट, एज ही वाज द सीनियर मोस्ट मेंबर। ये कौन सी प्रैक्टिस है? फ्रेंच प्रैक्टिस है। फिर असेंबली ने अपना परमानेंट प्रेसिडेंट चूज किया। किसे चूज किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। असेंबली के परमानेंट प्रेसिडेंट कौन बने जी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राइट। वाइस प्रेसिडेंट, दो वाइस प्रेसिडेंट थे असेंबली के, कौन? एच.सी. मुखर्जी
एंड वीटी कृष्णमाचारी, दोनों इंपॉर्टेंट हैं जी। एच.सी. मुखर्जी एंड वीटी कृष्णमाचारी वर द वाइस प्रेसिडेंट, राइट। नेक्स्ट, डॉक्टर बी आर अंबेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार हुआ, ठीक है, जो ब्लू प्रिंट तैयार हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर बी आर अंबेडकर। तो उसके लिए ड्राफ्टिंग कमेटी सेटअप की गई, इसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर बी आर अंबेडकर, ठीक है। इस कमेटी में टोटल 7 मेंबर्स थे, एक चेयरमैन एंड 6 अदर मेंबर्स। चेयरमैन डॉक्टर बी आर अंबेडकर एंड बाकी मेंबर्स देखते हैं जी। अदर मेंबर्स वर अलाडी कृष्ण स्वामी अय्यर एंड गोपाल स्वामी अयंगर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला एंड माधव राव एंड टी कृष्णमाचारी। दीज वर द मेंबर्स ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, राइट। ठीक है जी। पहले जैसे खेतान साहब मेंबर, लेकिन उनकी डेथ हो गई तो उनको रिप्लेस कर दिया गया, राइट। तो ऐसे जिनकी डेथ हो गई, रिप्लेस हो गए, सो देयर वर टोटल 7 मेंबर्स द ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है जी। चलो, बी एन राव वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, जो लीगल एडवाइस दी, ठीक है जी। लीगल एडवाइजर कौन थे? बी एन राव, ही वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। नेक्स्ट देखते हैं, अभी भारत के संविधान को कितना टाइम लगा। देखो, जो स्टूडेंट्स तो नहीं है, जिनके इस क्वेश्चन की बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। जो मेरे दोस्त पहले से तैयारी कर रहे हैं, पहले से वीडियोस को देख रहे हैं, पहले एग्जाम दे, उनको ये मालूम होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टुक 2 years 11 months and 18 days in its completion, ठीक है जी। And it took 11 sessions and 165 days in making of the constitution, और इसमें 11 सेशंस और 165 दिन काम हुआ जी, ठीक है। 11 सेशंस एंड 165 डेज ऑफ वर्किंग हुई, ठीक है। किसमें? 2 साल 11 महीने 18 दिनों में 11 सेशन कंडक्ट हुआ और 165 दिन काम हुआ और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ। डन। रिटन बाय, किसने लिखा जी अपनी हैंड राइटिंग? रिटन बाय द कैलीग्राफिस्ट प्रेम बिहारी रायसादा। इन्होंने अपनी ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन से लिखा, किसने? प्रेम बिहारी रायसादा। टोटल एक्सपेंडिचर 64 लाख, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेकिंग में कितना पैसा खर्च हुआ जी? 64 लाख उस टाइम के, अगर आज के आप देखो तो ये मल्टीपल फोल्ड हो चुके हैं आज के डेट में, है ना। टोटल एक्सपेंडिचर वाज 64 लाख रुपीज। It was signed by 284 members of Constituent Assembly. असेंबली के, संविधान सभा के 284 मेंबर्स ने इसके ऊपर साइन किए। जब असेंबली बनी ओरिजिनल, उस टाइम 389 मेंबर्स थे, ठीक है जी। बाद में फिर जैसे मुस्लिम लीग के साथ डिस्प्यूट अराइज हो गया, ठीक है, और पाकिस्तान की सेपरेट असेंबली सेटअप की गई 3 जून 1947 को, ठीक है। तो उसके बाद असेंबली में कितने मेंबर रह गए थे? 299। ओरिजिनली थे 389, फिर रह गए 299 मेंबर्स, लेकिन फाइनली जो साइन हुए वो 284 मेंबर्स ने इसे पास करके साइन किया, साइन करके पास किया, ठीक है जी। नेक्स्ट, इट वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 बट केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950, ठीक है जी। 26 नवंबर 1949 को इसे हमने अडॉप्ट किया जी, ठीक है, अडॉप्शन में आया, ठीक है, और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। तो अलग अलग डेट्स हैं, बहुत ध्यान से डेट कीजिएगा, ध्यान याद। इट वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 बट केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950, ठीक है जी, ठीक है जी। तो जस्ट अ सेकेंड, तो ये दोनों अलग अलग डेट्स है, राइट। चलो कुछ आर्टिकल्स हैं जो 26 नवंबर 1949 को इंप्लीमेंट हो गए थे, लागू हो गए थे, ठीक है। और इवन जो हमारा 26 नवंबर है, इसे हम कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं हम 26 नवंबर को। नेक्स्ट, आर्टिकल जैसे कि 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 and 394 were enforced on 26 November 1949 and remaining articles on 26 January 1950। ये ऊपर वाले आर्टिकल्स 1949 में इंप्लीमेंट हो गए थे और बाकी 26 जनवरी 1950 को इंप्लीमेंट किए गए, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओरिजिनली जब हमारा संविधान बना, ओरिजिनली इसमें क्या कुछ था जी? ओरिजिनली इट वाज कंसिस्टेड ऑफ 395 आर्टिकल्स। इसमें क्या थी? 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स जो 22 भागों में बांटे हुए थे, एंड 8 शेड्यूल्स और
8 इसमें क्या थे, शेड्यूल्स थे, ठीक है। लेकिन विद टाइम, अब बहुत टाइम हो चुका है, मोर देन 70 ईयर्स, तो अभी क्या है जी, अमेंडमेंट्स हो गई हैं, तो काफी सारी चेंजेस हो गई हैं, नए आर्टिकल्स ऐड कर दिए गए हैं, कुछ आर्टिकल डिलीट हो चुके हैं। तो प्रेजेंट स्ट्रक्चर क्या है जी, एट प्रेजेंट देयर आर 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 12 schedules. दिस इज द प्रेजेंट स्ट्रक्चर। ये आज का स्ट्रक्चर है, 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 12 schedules। डन। चलो अभी देखते हैं जी, कमेटीज इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो कुछ कमेटी सेटअप की गई, जिसमें टोटल 23 कमेटीज थी, जिन्होंने अलग अलग चीजों पे चर्चा करके कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो इसमें 8 मेजर और 15 माइनर कमेटीज थी। तो देखते हैं कौन कौन सी कुछ मेजर कमेटीज कौन सी हैं। यूनियन पावर कमेटी, इसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके चेयरमैन भी जवाहरलाल नेहरू, ठीक है जी। नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटी कमेटी, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है जी। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके चेयरमैन भी वल्लभ भाई पटेल। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन हम डिस्कस कर चुके हैं, बी आर अंबेडकर। फ्लैग कमेटी, जेबी कृपलानी। एंड स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन थे राजेंद्र प्रसाद। दीज वर द मेजर कमेटीज, ठीक है जी, ये मेजर कमेटीज थी। नेक्स्ट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी हमारा, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग सोर्सेज क्या हैं, क्योंकि हमने अपना बहुत मेजर पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का बोरो किया, बहुत सारी कंट्रीज से, अलग अलग कंट्रीज से अलग अलग चीजें हमने बोरो की हैं, ठीक है जी। कुछ चीजों को एनरिच करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है, कुछ को एज इट इज फॉलो किया। तो देखते हैं जी। So the major part of Indian Constitution has been taken from the Government of India Act 1935। जो ब्रिटिश इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935 में, तो मेजर प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहीं से ली गई है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो ये मेजर प्रोविजन यहां से ली गई है, ठीक है जी। तो कंट्रीज देखते हैं, पहली कंट्री है ब्रिटेन, ठीक है जी। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन हमने क्या चीज दिया, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया में क्या सिस्टम है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वेयर द प्राइम मिनिस्टर इज रियल हेड, है ना। इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, 5 साल का टेन्योर होता है, अपर हाउस है, लोअर हाउस है। सो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने किससे लिया जी, ब्रिटेन से। बाइकैमरल लेजिस्लेचर, बाइकैमरल लेजिस्लेचर, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, ठीक है जी। दिस इज द बाइकैमरल लेजिस्लेचर, जहां पे 2 हाउसेज है। अभी अपर हाउस कौन सा है, राज्यसभा, ठीक है जी। लोअर हाउस है लोकसभा, ठीक है। अगर स्टेट्स की बात करें, अपर हाउस कौन सा है जी, लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसे हम बोलते हैं विधान परिषद। एंड लोअर हाउस है लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे हम बोलते हैं विधानसभा, ठीक है जी। सो दिस इज द बाइकैमरल लेजिस्लेचर। प्राइम मिनिस्टर रियल हेड, रियल पावर्स किसके पास होंगी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास होंगी। CNDG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो सरकार के बही खातों की ऑडिटिंग करते हैं जी। लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स, हमारा मिलता जुलता है प्रोसेस काफी यूके के साथ, लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स, राइट। रूल ऑफ लॉ एंड सिंगल सिटीजनशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिंगल सिटीजनशिप हमने किससे बोरो की, यूके से, ब्रिटेन से। सो सिंगल सिटीजनशिप क्या, बहुत जनों को ऐसा लगता है कि सिंगल सिटीजनशिप का मतलब है कि हम एक टाइम में एक ही कंट्री की सिटीजनशिप होल्ड कर सकते हैं, ठीक है, 2 कंट्रीज की होल्ड नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, वो भी सिंगल सिटीजनशिप होता है, लेकिन इंडिया के कंटेक्स्ट में क्या है जी, We are the citizens of India only, no matter we are living in पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, लेकिन हम सिर्फ इंडिया के सिटीजन हैं। इंडिया में स्टेट सिटीजनशिप नहीं है जी, दिस इज द सिंगल सिटीजनशिप। जैसे यूएस में क्या है, यूएस में आप जाओगे तो वहां पे क्या डुअल सिटीजनशिप है। फॉर एग्जांपल, यू आर लिविंग इन टेक्सास, यू आर लिविंग इन कैलिफोर्निया, तो आपको वहां की अलग मिलेगी एंड रेस्ट ऑफ द यूएस की अलग मिलेगी, ठीक है जी। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली। आपकी आइडेंटिटी क्या है, इंडियन, नो मैटर आप गुजराती हो, आप पंजाबी, आप मराठी हो, ठीक है जी। अगला यूएस से हमने क्या बोरो किया, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, मौलिक अधिकार हमारे, ठीक है जी। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू क्या है, जुडिशियल रिव्यू है कि अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ बनाती है जिससे हमारे ये फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, ठीक है, अगर इससे हमारे कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं, तो ऐसे लॉज को इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने की पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है जी। सो ये आता है जुडिशियल रिव्यू के अंदर, राइट। नेक्स्ट, ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट होंगे। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है जी।
जैसे हमने ब्रिटेन से जब फॉलो किया तो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन में नहीं है, ठीक है जी, वहां पे जो मेजोरिटी से पास हो जाता है वही लॉ बन जाता है, लेकिन इंडिया में क्या रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमने कैसे फॉलो किया, यूएसए से। और इंडिया का जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। ये प्रोसेस किससे फॉलो किया, यूएसए से। नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को कैसे हटाया जा सकता है, ये हमने लिया जी। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी, इसमें लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, ठीक है जी। प्रियम्बल, प्रियम्बल क्या प्रस्तावना, हमारी इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है जी। प्रियम्बल का इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन या प्रीफेस, हर एनसीईआरटी के बुक की स्टार्टिंग में प्रियम्बल दिया होता है, ठीक है। इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है जी, ठीक है जी। ये चीजें हमने किससे फॉलो की, यूएसए से। अगला देखते हैं जी, आयरलैंड, आयरलैंड से क्या फॉलो किया, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के, दीज आर द प्रिंसिपल्स फॉर वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए जो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं कि सरकार को ऐसा करना चाहिए, दो ज्यादा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ठीक है जी। तो ये किससे लिए हमने, आयरलैंड से। मेथड्स ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, राष्ट्रपति के चुनाव कैसे होंगे, कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा और मेथड क्या होगा, ये हमने लिया आयरलैंड से। एंड नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट, राज्यसभा में 12 मेंबर्स, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राज्यसभा में 12 मेंबर्स नॉमिनेट कर सकते हैं ऑफ हिज ओन चॉइस, अपनी मर्जी के। ये पर्सन वो होंगे जिन्हें आर्ट, साइंस, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, सिनेमा में वाइड नॉलेज, एक्सपीरियंस होगी, ठीक है जी। तो ये नॉमिनेशन ऑफ मेंबर इन राज्यसभा, ये कंसेप्ट किससे लिया, आयरलैंड से, ठीक है जी, जो अलग अलग फील्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट, कनाडा, कनाडा से हमने क्या लिया जी, फेडरेशन विद द स्ट्रॉन्ग सेंटर। फेडरेशन क्या होता है, इंडिया फेडरेशन जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों को एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है जी, तो उसे बोलते हैं फेडरेशन। यूएस भी फेडरेशन है, लेकिन इंडियन फेडरेशन और यूएस फेडरेशन में ये डिफरेंस है, इंडियन फेडरेशन में सेंटर के पास ज्यादा पावर है, सेंटर इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है जी, लेकिन यूएस फेडरेशन में सभी के पास इक्वल पावर है। तो इंडियन फेडरेशन में क्या है, सेंटर के पास ज्यादा पावर है, ये क्वासी फेडरल है, सेंटर की तरफ झुका हुआ है थोड़ा सा, ठीक है जी। रेजिडोरी पावर्स विद द सेंटर, रेजिडोरी पावर जो कोर पावर्स है वो किसके पास है, सेंटर के पास है, ठीक है जी। जिन सब्जेक्ट्स के ऊपर कुछ भी डिफाइन नहीं किया गया, किसी की पावर डिफाइन नहीं की गई, तो उस सब्जेक्ट के ऊपर पावर किसकी प्रिवेल करेगी, सेंटर की पावर प्रिवेल करेगी, ठीक है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट्स एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन, सुप्रीम कोर्ट में हम पढ़ेंगे जी, कुछ केसेस में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग सकते हैं या मांगते हैं, दैट इज सुप्रीम कोर्ट्स एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन, ठीक है। ये भी हमने किससे ली, कनाडा से। नेक्स्ट देखते हैं जी, जर्मनी, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन को बोलते हैं वीमर कॉन्स्टिट्यूशन। तो जर्मनी से हमने क्या फॉलो किया जी, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, जब देश में इमरजेंसी लगी हो तो उस टाइम हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको सस्पेंड किया जा सकता है, मौलिक अधिकारों के ऊपर कुछ पाबंदियां लगाई जा सकती हैं, ठीक है जी। रशिया, रशिया से हमने क्या किया, फॉर्मर यूएसएसआर, पहले यूएसएसआर बोलते थे रशिया को, ठीक है जी। 1991 में यूएसएसआर टूट गया और मेजर जो इसमें कंट्री दैट वाज रशिया, दैट इज रशिया, राइट। सो रशिया से हमने क्या लिया, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड 5 ईयर प्लान्स, पंचवर्षीय योजना, अभी तो खैर बंद हो चुकी है, ठीक है, उसकी जगह नीति आयोग लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहा है। तो 5 ईयर प्लान्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज हमने बोरो की रशिया से। और रशिया में एक सिस्टम है जी, एक रूल है, अगर आप अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज फुलफिल करोगे तभी आपको आपके फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे, अदरवाइज आपके फंडामेंटल राइट्स भी सस्पेंड हो सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है फ्रांस, फ्रांस से फ्रेंच रेवोल्यूशन से 3 वर्ड्स निकल के आए, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये हम ली फ्रेंच रेवोल्यूशन से। फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से 3 चीजें लीजिए, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी होता है भाईचारा। नेक्स्ट है साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से क्या लिया जी, अमेंडमेंट प्रोसीजर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, भारत के संविधान को कैसे अमेंड किया जा सकता है, अमेंडमेंट प्रोसीजर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये हमने किससे फॉलो किया, साउथ अफ्रीका से। नेक्स्ट, इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, राज्यसभा के मेंबर्स को कि इलेक्शंस कैसे होगी, किस बेसिस पे होगी, एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, मतलब कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उनकी जो उनका चुनाव होगा, जो उनको सीट्स दी जाएंगी, ठीक है, वो प्रोसेस हमने किससे लिया, साउथ अफ्रीका से, ठीक है जी। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया ट्रेड एंड कॉमर्स,
कॉन्करेंट लिस्ट एंड ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या फॉलो किया जी, ट्रेड एंड कॉमर्स फॉलो किया, ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट, जैसे 3 लिस्ट है इंडिया में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। जिन सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ बनाने की पावर सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, दैट फॉल्स अंडर यूनियन लिस्ट, ठीक है जी। ऐसे 100 सब्जेक्ट है। जिन सब्जेक्ट्स के ऊपर पावर लॉ बनाने की पावर स्टेट के पास है, दैट फॉल्स अंडर स्टेट लिस्ट, और जो दोनों की कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, दैट फॉल्स अंडर कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है जी। एंड ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, दोनों सदनों की ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है राष्ट्रपति द्वारा। ये भी हमने किससे लिया, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है जी। सो दीज आर द कंट्रीज जिनसे हमने अलग अलग चीजें फॉलो की और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाली। दीज वर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट देखते हैं, स्केड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 12 स्केड्यूल्स हैं संविधान में। तो पहला देखते हैं स्केड्यूल फर्स्ट। स्केड्यूल है क्या चीज? स्केड्यूल कुछ चीजों को एक्स्ट्रा डिफाइन किया गया, प्रोविजंस बताई गई हैं, ठीक है जी। तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन शेड्यूल्स में दी गई है, ठीक है। उसको प्रॉपर्ली डिफाइन किया गया कि ये चीजें हैं क्या, इनका एसेंस क्या है, ठीक है जी। तो इनको कैसे फॉलो किया जाता है, या इनको अगर अमेंड करना तो कैसे किया जाएगा, ठीक है जी। वो शेड्यूल्स में डाली गई है। तो शेड्यूल्स देखते हैं। इट डील्स विद द टेरिटरी ऑफ 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज। पहला शेड्यूल, किसी भी स्टेट की टेरिटरी इंक्रीज करनी है, टेरिटरी डिक्रीज करनी है, एरिया एक्सपेंड करना है, ऑल्ट्रेशन करनी है, बाउंड्रीज नेम चेंज करना है, ये सारी प्रोविजंस शेड्यूल फर्स्ट में बताई गई है, ठीक है जी। नेक्स्ट शेड्यूल सेकंड, सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, CNAG, मेंबर एंड चेयरमैन ऑफ UPSC, इलेक्शन कमीशन, स्पीकर, फाइनेंस कमीशन एटसेट्रा। इन सभी की सैलरीज और अलाउंसेस हैं, जो खर्चे हैं, जो भत्ते हैं, जो सैलरीज हैं, ठीक है, ये डिफाइन की गई हैं। और एंड इन सभी की सैलरीज कहां से चार्ज होती है जी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ठीक है जी। नेक्स्ट शेड्यूल थर्ड, ऑथ एंड अफर्मेशन। शेड्यूल थर्ड में क्या आता है जी, ऑथ एंड अफर्मेशन, ठीक है। ऑथ दोनों ही शपथ है, लेकिन डिफरेंस क्या है जी, जो आस्तिक है, दोज हु आर थीस्ट, THEIST, दोज हु आर थीस्ट, दे टेक्स ऑथ। ऑथ ली जाती है किसी चीज के नाम पे, किसी पवित्र ग्रंथ के नाम पे, गॉड के नेम पे, ठीक है जी। जैसे द भागवत गीता, द गुरु ग्रंथ साहिब, द कुरान शरीफ, द बाइबल, है ना। तो किसी या किसी गॉड के नेम पे ली जाती है ऑथ। अफर्मेशन, दोज हु आर अथीस्ट, जो नास्तिक है वो क्या लेते हैं जी, अफर्मेशन। आस्तिक लेते हैं ऑथ, नास्तिक लेते हैं अफर्मेशन, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट है शेड्यूल फोर्थ, एलोकेशन ऑफ सीट्स टू स्टेट्स एंड यूटीज इन राज्यसभा। शेड्यूल फोर्थ क्या जी, कि राज्यसभा में कौन सी स्टेट्स को कितनी सीट्स दी जाएंगी, ठीक है। तो स्टेट्स को और यूटीज को कैसे सीट्स दी जाएंगी, ये किसमें डिफाइन किया गया, शेड्यूल फोर्थ में। नेक्स्ट देखते हैं शेड्यूल फिफ्थ, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड एरियाज, ठीक है जी। जो शेड्यूल एरियाज हैं, ट्राइबल एरियाज हैं, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन का प्रबंधन बताया गया शेड्यूल फिफ्थ में, ठीक है जी। जो शेड्यूल फिफ्थ के अंडर जो स्टेट्स हैं, और इसमें जो ट्राइबल एरियाज डिफाइन किए गए हैं, वहां पे पंचायती राज लागू नहीं होता, वहां पे पीस एक्ट लागू होता है। तो ऐसा कुछ सारा डिफाइन किया गया शेड्यूल फिफ्थ में, ठीक है जी। नेक्स्ट है शेड्यूल सिक्स्थ, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ ट्राइबल एरियाज इन असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है जी। असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है जी। इन 4 स्टेट्स के जो ट्राइबल एरियाज हैं, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन, उसके प्रबंधन को डिस्कस किया गया जी शेड्यूल 6 में, राइट। नेक्स्ट शेड्यूल 7, इट डील्स विद 3 लिस्ट। इसमें 3 प्रकार के लिस्ट आती हैं जी, कौन कौन सी, यूनियन लिस्ट, जिसमें आपके 100 सब्जेक्ट, जिसके ऊपर लॉ बनाने की पावर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की, जैसे हमारी मिलिट्री है, ठीक है, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, एटॉमिक एनर्जी है, ठीक है जी, और टैक्स सिस्टम है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर लॉ बनाने की पावर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, दैट फॉल्स अंडर यूनियन लिस्ट, ठीक है जी। सेकंड है स्टेट लिस्ट, इसमें 61 सब्जेक्ट, ठीक है जी। जैसे हर स्टेट का अपना एजुकेशन बोर्ड है, अपनी पॉलिसिंग है, अपने लैंड सिस्टम है, रेवेन्यू सिस्टम्स है, ठीक है। तो उनके पास पावर्स हैं अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ बनाने की, दैट फॉल्स अंडर द
स्टेट लिस्ट, ठीक है, और थर्ड है कॉन्करेंट लिस्ट, जो तीन दोनों की कॉमन लिस्ट है, ठीक है। इसमें क्या 52 सब्जेक्ट्स, ओरिजिनली 47, पहले 47 थे, अभी कितने 52 सब्जेक्ट्स। इनकी कॉमन पावर्स हैं, लेकिन इसमें अगर किसी भी चीज को लेके डिस्प्यूट अराइज होता है किसी सब्जेक्ट को लेके, तो पावर सेंटर की प्रिवेल करेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पावर प्रिवेल करेगी, राइट। चलो नेक्स्ट शेड्यूल 8, It deals with 22 constitutional languages. Originally there were 14. इसमें 22 संविधानिक जो भाषाएं हैं उसका वर्णन किया गया है। Deals with 22 constitutional languages, ठीक है जी, 22 लैंग्वेजेस। जब हमारा संविधान बना था उस टाइम इसमें 14 लैंग्वेजेस थी। कितनी थी? 14, लेकिन विद अमेंडमेंट्स अभी चेंज हो चुकी है, जैसे 21st अमेंडमेंट के साथ, उसके बाद 71st अमेंडमेंट के साथ, फिर 92nd अमेंडमेंट के साथ, ठीक है। इन अमेंडमेंट के साथ 8 और लैंग्वेजेस ऐड हो चुकी हैं। प्रेजेंट स्ट्रक्चर इज, तो अभी कितनी लैंग्वेजेस हैं जी? प्रेजेंट देयर आर 22 लैंग्वेजेस। अभी कितनी है? 22 कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेजेस, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट शेड्यूल 9th, प्रॉपर्टी एंड लैंड रिफॉर्म्स। ये बहुत डिस्प्यूटेड या कंट्रोवर्शियल शेड्यूल आप बोल सकते हो जी, ठीक है। प्रॉपर्टी एंड लैंड रिफॉर्म्स का इसमें पूरा सिस्टम है, ठीक है जी। और शेड्यूल 9th में जो भी सब्जेक्ट्स हैं या जो भी प्रोविजंस हैं, ठीक है, उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है जी। तो इनको कुछ इम्यूनिटी मिली हुई है। इवन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो सकते हैं, अगर वो शेड्यूल 9th में उसको ऐड कर दिया, डाल दिया जाए, तो उसको भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो ये कंट्रोवर्शियल शेड्यूल है, ठीक है। काफी केसेस का हवाला दिया गया इसमें, जैसे गोलकनाथ केस है, केशवानंदा भारती केस है, काफी सारे केसेस की रेफरेंस दी गई है, लेकिन ये कंट्रोवर्शियल ओवरऑल, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं शेड्यूल 10th। शेड्यूल 10th है एंटी डिफेक्शन एक्ट, दल बदल कानून। बहुत इंपॉर्टेंट हमारा ये शेड्यूल है। 52nd अमेंडमेंट 1985, राजीव गांधी गवर्नमेंट ने इसे इंट्रोड्यूस किया शेड्यूल 10th को, ठीक है। शेड्यूल 10th के एंटी डिफेक्शन एक्ट क्या है? इलेक्शन से पहले आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी छोड़ो, किसी भी पार्टी में मूव करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इलेक्शंस के बाद अगर जीतने के बाद अगर आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी चेंज करते हो, किसी दूसरी पार्टी में जाते हो, तो आपके ऊपर क्या लग जाता है? एंटी डिफेक्शन एक्ट, ठीक है जी। सो आप अपनी पार्टी को डिच नहीं कर सकते। हाँ, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के 2/3 MLAs या MPs इकट्ठे अपनी पार्टी चेंज करते हैं, फिर एंटी डिफेक्शन एक्ट नहीं लगता। रिसेंटली हमने महाराष्ट्र में देखा ना, जैसे एकनाथ शिंदे ने शिवसेना को छोड़ के उनके 2/3 MLAs ने बीजेपी को सपोर्ट कर दिया, ठीक है, अपनी ओरिजिनल पार्टी छोड़ के, तो उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन एक्ट नहीं लगा, क्योंकि देवर 2/3, ठीक है। सो ये ध्यान में रखना, अगर 2/3 से कम नंबर हो जाएंगे तो एंटी डिफेक्शन एक्ट लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं शेड्यूल 11, पंचायती राज। बहुत भीष्म है ना, भीष्म का ये शेड्यूल है, पंचायती राज। दुनिया में कहीं भी पंचायती राज नहीं है एक्सेप्ट इंडिया। 73rd अमेंडमेंट 1992 के साथ इसे ऐड किया गया जी कॉन्स्टिट्यूशन में। इट कंटेन्स 29 आइटम्स, ठीक है जी। शेड्यूल 11th में कितनी आइटम्स हैं? 29 आइटम्स हैं, ठीक है जी। पंचायती राज, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट बाद में। शेड्यूल 12th इज म्यूनिसिपैलिटी, 74th अमेंडमेंट 1992 एंड इट कंटेन्स 18 आइटम्स। इसे हम बोलते हैं अर्बन लोकल गवर्नमेंट, अर्बन लोकल गवर्नमेंट, ठीक है जी। म्यूनिसिपैलिटी ये भी डिस्कस करेंगे हम पार्ट 9th में, ठीक है जी। सो दीज वर द 12 शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस लेक्चर में हमने 3 चीजें डिस्कस की जी। बेसिक मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड डिफरेंट सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, थर्ड शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में बताना, उसके लिए अलग से दोबारा वीडियो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी। सो ये आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला, हम बहुत सिंपली डिस्कस कर रहे हैं चीजों को, ठीक है जी। एग्जैजरेट नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम या हमारे एग्जाम्स में जो चीजें इंपॉर्टेंट है वही करेंगे, ठीक है जी। आलतू फालतू चीजें नहीं करेंगे। सो ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि
सबका भला हो, है ना, सबको हेल्प मिल सके, और आपके जो लाइक्स हैं वो हमारे लिए फुल का काम करते हैं, ठीक है, जो हमें एनर्जी मिलती है उससे। सो कीप लाइक द वीडियो एंड कीप वॉच द वीडियो। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।